Explain your view about what? Sir, about the beneficial and harmful for शाबाश, people. गुड, एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। समझे बात को? ये आप लोगों का है द क्रिएशन ऑफ मोर प्रोविंसेस, ये वाला जो है ये आप लोगों का टॉपिक सेंटेंस 1 बन रहा है। द क्रिएशन ऑफ मोर प्रोविंसेस is a persistent demand for some circles in Pakistan. How do you see? Question बहुत important है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। How do you see the creation of more provinces in Pakistan is a beneficial or harmful? Explain your views with solid justification. Argumentative type of question है नवीद। अगर मैं बात करूं कि द क्रिएशन ऑफ मोर प्रोविंसेस इज अ परसिस्टेंट डिमांड फॉर सम सर्कल्स इन पाकिस्तान, तो इसका मतलब है कि क्रिएशन ऑफ मोर प्रोविंस को मैंने सम सर्कल्स ऑफ डिमांड फॉर सम सर्कल्स TS1 को 2 हेडिंग देने हैं, 1 2 3 भी दे सकता हूं, नो इशू, क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कि प्रोविंसेस जरूरी है। अगर मैं पहले टॉपिक को देखूं, सब्जेक्ट को देखूं, तो बेनिफिशियल जो है मैं इसको स्टांस जरूर लूंगा, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट ये बता रहा है कि डिमांड है, तो मैं बेनिफिशियल का स्टांस लूंगा। लेकिन यू आर फ्री, आप हार्मफुल भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर जस्टिफिकेशन, सॉलिड जस्टिफिकेशन। सो इस पूरे क्वेश्चन का जो TS2 है वो ये है, TS2 इज योर स्टांस। व्हाट? योर स्टांस। TS2 इज योर स्टांस। अब ये TS2 अगर आपका स्टांस है तो इस स्टांस में आपने क्या लेना है, या बेनिफिशियल या हार्मफुल। अगर स्टांस बेनिफिशियल का है तो 10 पॉइंट्स इसके चाहिए, 10 to 12। लेकिन सॉलिड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। एक्सप्लेन योर व्यूज विद सॉलिड जस्टिफिकेशन का मतलब है कि आपकी व्यूज की जो जस्टिफिकेशन है वो जरूरी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपके आर्गुमेंट्स अगर स्ट्रांग है तो फिर बेनिफिशियल दो। बेनिफिशियल के बाद हम बात करेंगे हार्मफुल की। किस चीज की? हार्मफुल की। और हार्मफुल मैं 2 से 3 बताऊंगा, और वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा आप लोगों को पता है? अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जो कि मुझे शो करके दे रहा है कि 2 to 3 पॉइंट्स आपकी हार्मफुल इफेक्ट्स वाले। फिर मैंने एंड पे वे फॉरवर्ड भी थोड़ा देना है, लेकिन डिमांड नहीं है, 1 से 2 पॉइंट्स वैसे मैं दे सकता हूं। इस तरह के क्वेश्चन में आपने एक स्टांस लेना होता है और अपने स्टांस को सपोर्ट करना है अपने व्यूज के मुताबिक। और जो आपकी स्ट्रांग व्यूज है, जिस तरह बेनिफिशियल है तो आप उस पर ज्यादा लिखो और हार्मफुल पे 2 से 3 बताओ। अगर एक स्टूडेंट के पास हार्मफुल की ज्यादा क्या है पॉइंट्स है तो वो हार्मफुल को ज्यादा दे और हार्मफुल के बाद फिर बेनिफिशियल की बात कर ले। समझ आ गई? इसके डिकोडिंग का इशू तो नहीं है? इसके डिकोडिंग का इशू तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो जस्टिफिकेशन देने वो अपने देने हैं या स्कॉलर्स के देने हैं? देखो, आप अपने जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उसकी एनालिसिस है, और एनालिसिस के लिए आपको चाहिए कोई बेस, और वो बेस आपका आएगा कहां से? ये जस्टिफिकेशन का बेस आएगा कोर्ट से, कोई भी कोटेशन होगा। मैंने एक कोट शेयर किया था कि कोई भी पावर पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकता, कायदे-ए-आज़म कहता है। तो इसका मतलब है मैंने एनालिसिस कोर्ट के बेस पे की। एंड सेकेंडली, मेरे पास कोई फैक्ट भी हो सकता है। एंड थर्डली, मैं बुक की बात कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने एक दिन क्लास में समझाया था कि हेनरी किसिंजर कहता है वर्ल्ड ऑर्डर के बुक में कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मिलिट्री रिलेशन है वो सब्जेक्टिव है, बिकॉज मिलिट्री सब्जेक्ट बना है टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स या टेरिटोरियल एंगेजमेंट्स की वजह से। तो ये मैंने बुक की बात की। अभी मैं किसी टैंक की बात करूंगा
या किसी फिलोसोफर की बात करूंगा, तो उसको बेस बना के या किसी आर्टिकल की बात करूंगा। ये तो प्रोविंसेस की बात है, तो 18 अमेंडमेंट के आर्टिकल्स आएंगे, सेक्शंस आएंगे, तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बेस बना के मैं जस्टिफिकेशन दूंगा। पहली बात ये। दूसरी बात, हमेशा के लिए अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हॉलिस्टिकली दे। क्या? अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हॉलिस्टिकली दे। हॉलिस्टिकली का क्या मतलब है कि अगर मैंने बेंथम को पढ़ा है और बेंथम कहते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म उसके कंटेक्स्ट में कहता है कि हमने वो वाले लॉज बनाने हैं जो हमें क्या दे, जो हमें प्लेजर दे। तो हमने प्रोविंसेस तब बनाने हैं जब लोगों को प्लेजर मिल रहा है, तो प्लेजर मिलेगा तो हमें बनाने चाहिए। मैंने बेंथम को कोट किया, एंड अगेन मैं एरिस्टोटल को कोट करूंगा। कैसे कोट करूंगा? एरिस्टोटल क्या कहता है? एरिस्टोटल ये कह रहा है कि जो भी स्टेट होगा, सिटी स्टेट 540 पीपल होंगे, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी। तो मुझे प्रोविंसेस बनाने चाहिए ताकि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो, फायदे है। अभी मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री की। हिस्ट्री में अगर बात करूं अलास्का परचेज की, तो अलास्का रशिया ने यूएस को क्यों दिया? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकती थी। फॉल ऑफ ढाका क्यों हुआ? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का इशू था। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ? क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन का इशू था। सो अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यूनिटी के लिए प्रोविंसेस चाहिए। मैंने कितने बेसिस बना के आपको कहा कि प्रोविंसेस बनाने चाहिए, लेकिन मैंने कभी बेंथम, कभी एरिस्टोटल, कभी हेनरी किसिंजर या कभी रिचर्ड क्या कहते हैं, सॉरी वो रशिया यूक्रेन, क्या कहते हैं, रशिया यूएस, एंड अगेन फॉल ऑफ ढाका एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की भी कोट कर सकता हूँ। तो जस्टिफिकेशन खुद से नहीं बनाने होते, जस्टिफिकेशन के लिए आपको बेस चाहिए होता है। गॉट इट? समझ आ गई? जी जी सर, आगे समझ आ गई। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? शाबाश, ठीक है। यहाँ पे क्लास में गुलमीना है? जी सर। ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। शाबाश। सर थोड़ा सा जूम कर लेंगे, यहाँ से दिख नहीं रहा। ठीक है, अभी देख, अभी ठीक है? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा, पिक्सल थोड़े छूटे हुए हैं, इसको सही से नहीं नजर आ रहा। अब सही है। डिस्कस सर, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ हाँ। डिस्कस पाकिस्तान हिस्टोरिक रोल इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO and under the framework of regional integration. What are the future prospects of ECO for Pakistan? शाबाश, गुड। अभी देखिए, आपने डिस्कस देख लिया, सो डिस्कस में आप ओपनली डिस्कशन कर सकते हो। टेल्स हेडर यही है कि ओपनली डिस्कशन करो। डिस्कस पाकिस्तान हिस्टोरिक रोल इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ECO एंड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन। दो चीजें हैं। पहली बात, जो डिस्कस है इसको समझना है। दूसरी बात, यहां से लेकर यहां तक ये TS1 है। तीसरी बात, ये जो है ये TS2 है। इस पूरे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वेटेज को डिस्टर्ब करते हैं। इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो ये वाला है, दूसरा ये वाला है। इस पहले हिस्से को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। नंबर 1, डिस्कस पाकिस्तान हिस्टोरिक रोल इन ECO। सो पाकिस्तान का क्या
पाकिस्तान का हिस्टोरिक रोल इन ईसीओ, ईसीओ में पाकिस्तान का क्या रोल है। लेकिन ये लिख रहे एंड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, एंड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन। मुझे उसने एक बेस दिया है, उस बेस को मैं समझूंगा कि पाकिस्तान का रोल क्या है ईसीओ में, नंबर 1, एंड पाकिस्तान का हिस्टोरिक रोल क्या है रीजनल इंटीग्रेशन में। तो मैं दूसरा टॉपिक सेंटेंस लिखूंगा TS2, वो ये होगा कि पाकिस्तान का पहला रोल तो ईसीओ में आ गया, ये TS1 हो गया, और पाकिस्तान का रोल फ्रेमवर्क इन द रीजनल इंटीग्रेशन में क्या है, तो मैं लिखूंगा पाकिस्तान हिस्टोरिक रोल इन द रीजनल इंटीग्रेशन, तो ये TS2 हो गया। और फिर व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ईसीओ, तो ये TS3 हो जाएगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। इस क्वेश्चन के मेन 3 टॉपिक सेंटेंसेस है और इसके डिमांड 2 में डिवाइड है। ईसीओ का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अलग डिमांड है जो कि 7 से 8 पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का हिस्टोरिक रोल ईसीओ में वो अलग होना चाहिए, एंड पाकिस्तान का रोल इन द रीजनल इंटीग्रेशन वो अलग होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इसका वेटेज दे दूं तो वेटेज में मेरे पास TS1 में पाकिस्तान का हिस्टोरिक रोल 5 पॉइंट्स, पाकिस्तान का रोल इन द रीजनल इंटीग्रेशन 5, और 7 to 8 मैंने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ईसीओ फॉर पाकिस्तान बताने हैं। मैं इस क्वेश्चन में हाँ सर जो हिस्टोरिक रोल है वो अलग से क्यों करना है, उसके साथ लिंक क्यों नहीं करना रीजनल इंटीग्रेशन के साथ? वो भी कर सकते हो, एग्जैक्टली दोनों कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा के लिए मैं डायसेक्शन कर सकता हूँ, मैं डायसेक्शन करता हूँ ताकि एग्जामिनर को इशू ना हो और मेरे नंबर ज्यादा बने। आप इन दोनों को एक साथ लेके 6 to 7 पॉइंट दे सकते हो ना, कि पाकिस्तान हिस्टोरिक रोल इन ईसीओ अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन। तो आपने फिर रीजनल इंटीग्रेशन की बातें उसके साथ कनेक्ट करनी है, लेकिन मैं ईसीओ में अलग ही रोल बताऊंगा और मैं रीजनल इंटीग्रेशन में अलग रोल बताऊंगा, लेकिन मेरा बेस होगा ईसीओ या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। फिर व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ईसीओ फॉर पाकिस्तान, तो मैंने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी बताने। तो आपकी बात भी अरूज सही है कि आप 6 to 7 पॉइंट्स हिस्टोरिक रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईसीओ एंड रीजनल इंटीग्रेशन दोनों के एक साथ लेके जाओ और फिर इसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बताओ। लेकिन अगर आप डाइसेक्ट करना चाहे तो ईसीओ में हिस्टोरिक रोल अलग एंड अगेन फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन अलग, फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट 7 to 8 पॉइंट्स अलग। सर ये टॉपिक सेंटेंस 1 एंड टॉपिक सेंटेंस 2 को जैसे कि क्वेश्चन में एंड आ जाता है, लिखा हुआ ना रोल इन ईसीओ एंड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, तो एंड के बेसिस पे भी तो हम लोग टॉपिक सेंटेंसेस को अलग कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप सही कह रही है, मैं भी यही आपको समझाना चाहता था, लेकिन अगर अरूज की बात है कि इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हो, एक मेन हेडिंग को ज्यादा करने के लिए मैं डायसेक्शन करूंगा ताकि वो एग्जामिनर भी समझ सके और उसको समझ आए कि हाँ मैंने रीजनल इंटीग्रेशन में पाकिस्तान का रोल बताना है। फिर उसके बाद व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ईसीओ वो मैंने अलग बताने हैं। समझ आ गई? 7 to 8 ये पॉइंट्स, 6 to 7 ये, तो टॉपिक सेंटेंस 1, टॉपिक सेंटेंस 2, टॉपिक सेंटेंस 3 मैं वे फॉरवर्ड दे सकता हूं। इसमें मैं एक फ्लो चार्ट में वे फॉरवर्ड दूंगा, एक फ्लो चार्ट में। उस फ्लो चार्ट में मैं कहूंगा कि पाकिस्तान किस तरह ईसीओ के प्लेटफॉर्म से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तो आप दोगे ना, इस ईसीओ प्लेटफॉर्म से फायदा ले सकता है। तो मैंने ईसीओ को सामने रखना है, उसके बेस पे मैं 1-2 सोल्यूशन दूंगा जो कि डिमांड नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा देना है। डिमांड ये है जो मैं आपके सामने नजर आ रहा है, TS1, TS2, TS3। अभी जब मैं कहूँ ना कि इसके 8 पॉइंट्स देने हैं, इसका मतलब है मेरे 8 क्या होंगे, सब हेडिंग्स होंगे। अगर मैं कहूँ 6 to 7 ओवरऑल पहले टॉपिक सेंटेंस को दो, अगर अरूज की तरह आप मर्ज कर रहे हो तो आप सब हेडिंग्स 6 to 8 दे दो इसके। अगर आप इसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, आप थोड़ा इसको सेपरेट भी लिख सकते हो, ये नो इशू, वो इशू है ही नहीं, सेपरेट भी आप लिख सकते हो। सेपरेट पे यही बात करनी है, लेकिन वो सेपरेट थोड़ा आसान हो जाएगा
चीजों को आप डिफरेंट एंगल से कर सकते हो। यहाँ तक किसी का कोई इशू हो? सर इसमें ये तीनों टॉपिक सेंटेंस जो है तीनों की तीनों ही डिमांड्स है ना? एग्जैक्टली तीनों डिमांड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट तो लेकिन इसमें नहीं है। नहीं, शाबाश, क्वेश्चन स्टेटमेंट इसमें नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, गुड। ऐसा ना हो कि आप पहले पॉइंट को क्वेश्चन स्टेटमेंट ले लो, पहला स्टेटमेंट नहीं, वो अलग डिमांड है। गुड, शाबाश। इसके बाद आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ो। आबिद, क्वेश्चन 5। Question number 5. Okay, sir. Evaluate the implications of the Ukraine war for Russia-Europe energy relations. शाबाश, गुड। Discuss the core. बस ये 6 वाला है, 5 वाला ये जो इवल्वेट है पहले उसको समझना है। फिर इवल्वेट किस चीज की करना है? इम्प्लीकेशंस को। इम्प्लीकेशन किस चीज की? रशिया यूक्रेन वार के ऑन यूरोप एनर्जी रिलेशन। रशिया यूक्रेन वार फॉर रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशन। तो मेरे रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशन, यूक्रेन वार के इम्पैक्ट्स बताने हैं, रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशन। शाबाश। अगर मैं कहूं कि इवल्वेट करना, ये माइक थोड़ा ऑफ करे अगर किसी का वो इको आ रहा है। इवल्वेट अगर करें तो मैंने इम्प्लीकेशंस को इवल्वेट करना है। जिस तरह के मैंने कल कहा था कि क्रिटिकली इवल्वेट इंडस वाटर, कंटेम्परेरी स्टेटस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अगर मैं आपको कहूं कि इवल्वेट करें और अगर मैं आपको कहूं क्रिटिकल इवल्वेट करें, समझो माइनर डिफरेंस है। क्रिटिकल इवल्वेशन में जरूरी है कि आपने अपर, लोअर एंड वे फॉरवर्ड देना होगा। तो सर वो इवल्वेट में क्वांटिटेटिव डाटा भी लिखना नहीं, वो मैं समझा रहा हूँ। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आ जाता है कि क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल इवल्वेट में क्या फर्क है। तो क्रिटिकल इवल्वेट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्रिटिकल एनालिसिस इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। अभी मैं कहता हूँ इवल्वेट, तो इवल्वेट कवर्ड तो क्वांटिटेटिव होगा ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज के डिफरेंस समझाना चाहता हूँ कि क्रिटिकल इवल्वेट एंड इवल्वेट में क्या फर्क है। तो क्रिटिकल में ये बात होगी अपर एरो, लोअर एरो, वे फॉरवर्ड। लेकिन अगर मैं बात करूं इवल्वेट की, तो इवल्वेट में मुझे चाहिए फिक्चुअल एनालिसिस, जिसमें जरूरी नहीं है कि आप अपर, लोअर, वे फॉरवर्ड दो। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर एक स्टूडेंट ने इवल्वेट को क्रिटिकल इवल्वेट की तरह इसी तरह लिख लिया तो वो स्टूडेंट गलत नहीं है, बल्कि उसका 1 नंबर एक्स्ट्रा भी होगा, क्योंकि वो इवल्वेट मांग रहा है और आप इसको क्रिटिकल इवल्वेट दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे, मैंने उनको कहा कि ओपिनियन बेस्ड आर्गुमेंट दिया करे क्रिटिकल एनालिसिस से पहले। समझाया या नहीं? ओपिनियन बेस्ड आर्गुमेंट में आप एक एरो लगा लेते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में आप अपर, लोअर एंड हॉरिजॉन्टल एरो लगाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इवल्वेट की, तो मैंने किस चीज को इवल्वेट करना है? implications of Ukraine war for Russia Europe energy relations। इसमें डिमांड implications है। शाबाश, इसको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन implication है। लेकिन यूक्रेन वार फॉर रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशन, तो मुझे बताए रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशंस एंड यूक्रेन वार एंड implications एंड इवल्वेट, 3-4 बातें हैं। डिमांड क्लियर है, लेकिन इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं यहाँ पे आप? क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? कॉन्टेक्स्ट यूक्रेन वॉर है। गुड, नंबर 1 यूक्रेन वॉर है। सर एनर्जी रिलेशन, रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशन, और
विलायत है क्लास में? विलायत सायरा है? सायरा क्या कंटेक्स्ट बनेगा इसका? तैयबा है? यस सर। तैयबा, इस क्वेश्चन में डिमांड तो है इम्प्लीकेशंस लिखना और इम्प्लीकेशंस को इवैल्यूएट करना। किस चीज की इम्प्लीकेशन लिखना? यूक्रेन वार के लिखना, लेकिन किस चीज पे? रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशन पे। यस सर। इसका कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट समझते हो? क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या होगा? नहीं सर। शाबाश। आबिद है? आबिद ना हो तो कोई दूसरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम था अली रजा। अली रजा है क्लास में? जी सर हूँ। अली रजा, मुझे आप ये बताएं इसका क्या कंटेक्स्ट होगा? अगर किसी ने मुझे सही जवाब दिया तो मैं अगला सवाल करूंगा, डिकोड करूंगा। अगर सही जवाब नहीं दिया तो यहाँ पे क्लास फिर खत्म हो जाएगी। सर implications for Russia Europe relations। वो तो डिमांड है। सर यूक्रेन वार के कॉन्टेक्स्ट में रिलेशंस इम्प्लीकेशंस बताने हैं। यूक्रेन वार फॉर रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशन। यहाँ पे आप लोग नहीं समझते ना चीजों को, फिर आपके स्कोर भी सही नहीं आते। किस चीज की? आप पूरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं या सिर्फ वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसकी बात कर रहे हैं? उसका क्वेश्चन स्टेटमेंट की बात करूं। अभी देखो, अगर आप पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है सर यहाँ पे सर कॉन्टेक्स्ट इसमें एनर्जी क्राइसिस वगैरह है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी है सर। नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे। देखो, इम्प्लीकेशंस तो मैंने लिखनी ही लिखने हैं, उसके बगैर तो मेरा क्वेश्चन फेल है। मैंने उसको इवैल्यूएट करना है, लेकिन एक एंगल से जिसका सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट आप लोग सही नहीं लिख रहे। आप लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे ना, इंट्रोडक्शन के बाद क्या लिखोगे? लिखना होगा ना। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ना लिखो अरूज, यहाँ पे पाकिस्तान की कंटेक्स्ट नहीं है, ये यूक्रेन रशिया यूरोप है। आपने इतनी सारी लाइंस लगाई हुई, ये पाकिस्तान लिखा हुआ तो आ रहा है। क्या है क्वेश्चन पूरा? नहीं अरूज, आप इसको पढ़ लेना। इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ द यूक्रेन वार फॉर रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशंस। यूक्रेन वार है कॉन्टेक्स्ट सर। टेरिटोरियल भी हो सकता है, टेरिटोरियल। ठीक है, और हिस्टोरिकल। ठीक है, और आइडियोलॉजिकल। ठीक है, सही। मुझे जवाब नहीं मिल रहा, जवाब नहीं मिल रहा। यहाँ पे आप मैसेज भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे मैसेजेस कर रहे हैं। मैसेजेस में आए या नहीं? सर मुझे इसका एनर्जी की बेसिस लग रहा है, मतलब एनर्जी की वजह से, तो मतलब इसका एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट है रशिया यूरोप में। हेलो सर, आवाज आ रही है ना? हाँ, यस बोल। सर इकोनॉमी पे भी तो हो सकता है, क्योंकि मतलब रशिया और यूक्रेन वार जो चल रहे हैं, तो अभी पहले तो यूरोप जो है ना वो रशिया से मतलब बहुत सारी चीज़ों पे रशिया पे इम्प्लाई कर रहा था, बहुत सारी एनर्जी रशिया से ले रहा था। अभी यूरोप भी मतलब उसी टाइम रशिया से मिडिल ईस्ट की तरफ आ गया। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सही। अब यूरोप जब मिडिल ईस्ट की तरफ आता है तो मिडिल ईस्ट अभी हमें भी मतलब एनर्जी दे रहा है, मतलब पेट्रोल वगैरह, जिस तरह आप गैस ऑयल ये बात करते हो, सही है, और उसको भी देगा मतलब मिडिल ईस्ट को। तो इस तरह मतलब उनकी थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई है, और साथ में पाकिस्तान के लिए भी इसकी मतलब क्या होता है उसको, मतलब यहाँ पर भी एनर्जी क्राइसिस आ जाती है। जिस तरह बताऊं क्या बात है, वो 5 और 6 जो था ना, हम लोगों को लग रहा था एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तान बीच में ला रहे थे, वरना वो वाला अलग था। चलो ठीक है, आप इस तरह करें ना, ये 5 वाले 6 को छोड़ दो, 5 वाले की बात करो। इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ द यूक्रेन वार फॉर रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशंस। इसमें मुझे डिमांड क्लियर है, इम्प्लीकेशंस बताना है यूक्रेन वार के रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशंस पे। मुझे आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझा रहे हैं।
ग्लोबल नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग नहीं समझ रहे बात को। कोई एग्जांपल तो देंगे, क्या बात हो रही है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है क्वेश्चन स्टेटमेंट जो डिमांड ना हो, जो मेरे क्वेश्चन के साथ लिंक भी हो, जो सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, और रोज मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के बाद मैंने क्या लिखना है? सर रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशंस के थोड़ा आउटलुक देंगे, थोड़ा ओवरलुक। शाबाश, 50% आपका जवाब सही हुआ, शाबाश। और बता दे सर, रशिया यूक्रेन वार जो है ना, ये सब्जेक्ट है। रशिया यूक्रेन वार सब्जेक्ट, देखो रशिया यूक्रेन वार सब्जेक्ट अगर है तो सवाल तो रशिया यूक्रेन वार पे नहीं है। कायनात ने जवाब सही दिया, रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशन, लेकिन कायनात ने 50% जवाब सही दिया। सर ये रशिया यूरोप राइवलरी इसका कॉन्टेक्स्ट होगा क्या? क्या रशिया यूरोप का जो राइवलरी है ना, वो कॉन्टेक्स्ट होगा इसका? रशिया यूरोप राइवलरी तो इम्पैक्ट्स में आ जाएंगे कि यूक्रेन ने उनके राइवलरी को कितना डिस्टर्ब किया है। इसमें आप लोगों का ये कॉन्टेक्स्ट बनेगा, समझो। ये आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशंस। रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशंस के आउटलुक तो मैंने देनी है, जिस तरह कायनात ने मुझे बता दिया, देनी है। लेकिन रशिया यूक्रेन रिलेशंस बिफोर, रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशंस बिफोर यूक्रेन वार एंड रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशंस आफ्टर यूक्रेन वार, ये आफ्टर मेरा डिमांड होगा, जो कि इम्प्लीकेशन में आ जाएगा। मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, हेडिंग में आप लोग लिखे एन आउटलुक, ओवरव्यू, अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशन, सेमीकोलन लगाओ, एक हेडिंग दो बिफोर यूक्रेन वार, फिर लगा लो आफ्टर यूक्रेन वार, फिर उसके बाद इम्प्लीकेशन स्टार्ट कर लो। वो आपको कनेक्ट भी करेगा कि पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर वार स्टार्ट हुआ तो रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशंस डाइवर्जेंट बन गए, डिस्टर्ब हुए, तो एक डार्ट की कनेक्शन भी हो जाएगी और आपका सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। दिन आपने इम्प्लीकेशंस लिखने हैं और इम्प्लीकेशंस पे फिर आप एवलुएट लगाओ कि इस इम्प्लीकेशन में फिक्चुअल एनालिसिस दो। अगर मैं क्रिटिकल एवलुएट लिखता, सारे सुन ले, तो मैं जरूर फैक्टर्स लिखता कि वार के क्या काजेस थे, लेकिन चूंकि क्रिटिकल एवलुएट नहीं है, डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस है, तो मैंने इम्प्लीकेशंस को एवलुएट करना है, इम्प्लीकेशंस को स्टैटिस्टिकली समझाना है और इम्प्लीकेशन पे अम्ब्रेला अप्रोच अप्लाई करना है, अम्ब्रेला समझना है और फिर वे फॉरवर्ड देना है। वे फॉरवर्ड जरूरी होगा इसमें 2 से 3, और अम्ब्रेला अप्रोच भी आप लोग सीख लें। ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे जाते हैं। में भी तो हम लोग कॉजेज ही बताएंगे ना? कॉजेज नहीं बताओगे, आउटलुक में आप बताओगे। आउटलुक में आपने रशिया यूरोप रिलेशन बताना है, ये वाला पॉइंट, रशिया यूरोप रिलेशंस के आउटलुक देनी है। वार के कॉजेज ही ना बताओ, वो पूछ ही नहीं रहा। वॉर के कॉजेज नहीं? हाँ, किस चीज के फिर कॉजेज? एनर्जी रिलेशन के। एग्जैक्टली, आप इसके रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशन के काजेज जो है वो तो ऑलरेडी यूक्रेन के इम्पैक्ट्स की वजह से डिस्टर्ब होंगे। तो सब्जेक्ट में आपने बिफोर यूक्रेन वार इसके रिलेशंस बताने हैं कि वो स्मूथ रिलेशंस थे, लेकिन आफ्टर रिलेशंस में उसके इम्प्लीकेशंस आए, वो आपने ट्रिगर करना है थ्रू वार। तो आप उसके काजेज ना लिखें। और सर ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन में ये अपर एरो और लोअर एरो समझा दे, ये क्या होता है? देखो, जब भी हमारे पास क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात आ जाए,
ये अपर एरो का मतलब है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स दो, नेगेटिव फिर क्रिटिसाइज करो, इसका मतलब है वे फॉरवर्ड दो। मैंने कल इंडस वाटर ट्रीटी की कंटेम्प्रेरी स्टेटस की बात की। कंटेम्प्रेरी स्टेटस में मैंने पॉजिटिव बात ये की थी कि कंटेम्प्रेरी स्टेटस हमारा अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, काजेस बताए, फिर मैंने इम्पैक्ट्स बताए नेगेटिव में, और फिर मैंने वे फॉरवर्ड दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज को पहले रख लो, उसको क्रिटिसाइज कर लो, पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ या उसका स्टैटिस्टिक बताओ या उसकी कंडीशन बताओ, फिर उसके इम्पैक्ट्स भी नेगेटिव में आ जाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन दो। इसका मतलब ये है। ओके सर, शाबाश। और आगे जाते हैं। शाबाश। लायक शाह, आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन 6 पढ़ो। कौन सा वाला सर? क्वेश्चन 6। Discuss the core issues causes of the Russian invasion of Ukraine. Of Ukraine sir? सही है। हाँ बस बाकी भी पढ़ो। हाँ। Which have considerable socio-economic, political and strategic consequences on the world. Explain its devastating impact on Pakistan and its severe lesson for the country's survival. Shabash. Good. Discuss the core issues, causes of Russia invasion of Ukraine, which have considerable socio-economic, political, and strategic consequences. Explain its devastating impact on Pakistan and its severe lessons for the country's survival. शाबाश। इस क्वेश्चन में मुझे टॉपिक सेंटेंस आप बता रहे। शाबाश। यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट है, हेरा, फिर आप बता रहे। माइक ऑफ कर थोड़ा लायक शाह। हेरा, आप इसके टॉपिक सेंटेंसेस बता दे। तैयब आप इसके टॉपिक सेंटेंसेस बता दे। सर इसमें काजेस बताने हैं और सोशल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से और इसके इम्पैक्ट्स पाकिस्तान पे और वर्ल्ड के हिसाब से बताने, या नहीं कंट्री सर्वाइवल के हिसाब से। लेसन फॉर कंट्री सर्वाइवल। टोटल टॉपिक सेंटेंसेस इसमें आप कहते हैं कितने हैं सर? 3, 4, 5। ठीक है, समझो बात को। पहला ये है इश्यूज, काजेस ऑफ रशिया यूक्रेन इन्वेजन। डन है। which have considerable socio-economic, political consequences. Explain its devastating impacts and lesson. तो कितने टॉपिक सेंटेंसेस हो गए? 4 टॉपिक सेंटेंस हो गए। अगर मैं इस क्वेश्चन को डिवाइड करूं 2 में, तो मैं क्या गलत हूं या नहीं कि 10 नंबर का सवाल ये है और 10 नंबर का सवाल ये है। एक्सप्लेन के बाद, डिस्कस के बाद। तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन में 2 सवालात है बेसिकली, एक डिस्कस वाला है, एक एक्सप्लेन वाला है। समझ आ रही है? अगेन इस 10 वाले क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं और इस 10 वाले क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। तो मेरा टॉपिक सेंटेंस 1 होगा काजेस का, टॉपिक सेंटेंस 2 मेरा होगा कॉन्सिक्वेंसेस का, लेकिन वो होगा सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, तीनों मांग रहा है, चारों। और फिर मैंने पाकिस्तान पे इसके इम्पैक्ट्स बताने हैं, और फिर मैंने लेसन फॉर कंट्री सर्वाइवल एंड इट्स सिवियर लेसन फॉर द कंट्री सर्वाइवल, फिर मैंने सर्वाइवल की बात करनी है। अगर मैं वेटेज दे दूं तो वेटेज में आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है सर्वाइवल, ये मेरे 4 पॉइंट्स है, ये 6 चाहिए, क्योंकि इस पे बन नहीं सकते ज्यादा, ये ज्यादा इम्पैक्ट बन सकते हैं। अगेन
इसके मैं काजेस 4 लिखूंगा, इसके इम्पैक्ट्स 6 लिखूंगा, क्योंकि काजेस में इम्पैक्ट्स में वो पूछ रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक, तो मैंने 6 पॉइंट्स देने, अभी मैंने वेटेज दे दी। तो जो टॉपिक सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं उसके बुनियाद पे मेन हेडिंग्स बनाए, और जो आपके वेटेज नजर आ रहा है 4, 6, 6, 4, इसके मुताबिक सब हेडिंग्स बनाए, और साथ इंट्रो लिखो, कंक्लूजन लिखो, एंड नो नीड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस हेयर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई इशू तो नहीं है? सर ये जो कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं ये एक जगह पे सारे लिखने हैं, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल? नो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर हेडिंग देना है, फिर लिखना है सोशियो, ये लिखना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन द वर्ल्ड, ये मेन हेडिंग हो जाएगा। फिर नीचे लिखना है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस 2, स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस 2, सोशियो इकोनॉमिक 2, तो 6 आ जाएंगे। समझ आ गई? सर अगर कंसिक्वेंसेस हमारे पास इतने पॉइंट्स नहीं बन रहे, कहीं मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल में मेरे साथ 1 पॉइंट है और ये स्ट्रेटेजिक में मेरे साथ 3 पॉइंट्स है या 2 पॉइंट्स है, तो ये नंबर अगर कोई फर्क करेगा अगर इसमें एक में 1 पॉइंट दूं और दूसरे में 3 पॉइंट्स दूं? देखो, अगर आपके पास ये है ना कि सोशियो इकोनॉमिक के कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके पास 1 है, पॉलिटिकल का भी 1 है, स्ट्रेटेजिक का भी 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास कंटेंट का इशू है जो कि आपका वो डिस्टर्ब करेगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जामिनर समझेगा इसको कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा नहीं आ रहे। अगर आप 6 की जगह 5 लिखते हैं नो इशू, लेकिन 3 नहीं लिख सकते, फिर 3 से डायरेक्ट पता चलेगा उसको कि उसको तो ज्यादा चीजें नहीं आती। सर अगर मतलब ऐसा सिचुएशन मेरे पास हो और मैं कोई खास हेडिंग बनाए बगैर कि ये पॉलिटिकल है या ये स्ट्रेटेजिक है और मिक्स से लिख लूं, मतलब 5 है मेरे पास या 3 है या 4 है, और किसी प्रॉपर हेडिंग के बगैर लिख लूं, तो ये ओवरलुक नहीं हो जाएगा उससे? मतलब अंदाजा नहीं होगा एग्जामिनर को कि इसको नहीं आ रहे थे इसलिए मिस हो गया? अगर उसने पूछा है कि विच हैव कंसिडरेबल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस, अलग अलग लिखा है उसने, अलग अलग पूछा है, देन यू आर बाउंड कि अलग अलग इम्पैक्ट्स दो। लेकिन अगर उसने पूछा है अलग अलग और आप कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वर्ल्ड 1, 2, 3, 4, 5, तो फिर आप अपने 1-2 नंबर को डिस्टर्ब करें, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है सोशियो इकोनॉमिक के अलग, पॉलिटिकल के अलग, स्ट्रेटेजिक के अलग। और जब आप मिक्स लिखोगे तो वो भी ये समझेगा कि हो सकता है पॉलिटिकल इसको आ रहे सारे वही लेके, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इसको आ ही नहीं रहे। तो एग्जामिनर को कभी भी ये फीलिंग नहीं देना है, क्योंकि उसका काम क्या होता है, नंबर काटना, और आपका काम क्या होता है, नंबर लेना। तो आप नंबर लेने की कोशिश करो, वो नंबर काटने की कोशिश करेगा। आप सारे कॉन्सिक्वेंसेस एक हेडिंग के नीचे लिखोगे, उसको एक मौका मिलेगा नंबर काटने का, और दूसरा स्टूडेंट झूठ भी बोलेगा लेकिन वो स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस अलग लिखेगा, इकोनॉमिक सोशल अलग एंड पॉलिटिकल अलग, वो 1-2 नंबर ज्यादा लेगा क्योंकि एग्जामिनर के मुताबिक जा रहे हैं। ओके सर, समझिए। समझा करे, शाबाश। और कोई क्वेश्चन? शाबाश शाबाश, आगे जाए। आगे तो टाइम आप लोगों का पूरा हो गया। आज तो आप लोग का टाइम पूरा नहीं हुआ। इनफ है, बस आज के बाद मैं एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा। 4 दिनों का काम 4 दिनों में होगा, 4 दिनों का काम 1 दिन में इंशाल्लाह नहीं होगा आज के बाद। बिकॉज देखो, अभी गवर्नेंस रह गया, अनएम्प्लॉयमेंट रह गया, असाइनमेंट रह गया एंड स्कूल ऑफ थॉट रह गए, तो नुकसान मेरा कौन सा है? मैं अभी पढ़ के अपनी पढ़ाई करूंगा, नुकसान किसका है वो आप सोचो। तो क्लास की टाइमिंग पूरी हो गई, और ये है कि इंशाल्लाह कल फिर 11:30 से जाएंगे 1:30 तक, ठीक है? कल क्लास लेंगे। आज की क्लास की समझ आ गई सारों को या नहीं? कोई इशू तो नहीं है क्लास में? कोई भी क्वेश्चन हो? शाबाश।
सर मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सर मुझे क्लास की टाइमिंग से कोई इशू नहीं है, बाकियों की वजह से मैं अपना शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह कल मेरी बहुत मिस्टेक्स हाईलाइट हुई हैं। तो अगर हम में से कोई भी बंदा आपको ज्वाइन करना चाहता है तो सर अगर आप उन लोगों के लिए सेपरेट क्लास रखना चाहें इस सेशन के बाद तो सर मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। ठीक है, बस 1:30 बजे के बाद जो सेशन होगा, फिर 1:30 बजे की टाइमिंग खत्म हो जाए। लेट्स सपोज अभी मेरी 1:30 बजे की टाइमिंग खत्म हो गई ना, क्योंकि 2 घंटे की क्लास आपने कहा था, तो फिर उसके बाद आप लोग उसको प्रोसीड कर सकते हैं, नो इशू। फिर आप लोग को मैं लिंक भेज दूंगा, या इस तरह करूंगा कि 3 घंटे की क्लास होगी तो मैं आप लोगों को फिर वो इंशाल्लाह दे दूंगा, टेंशन ना लें, आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि मैंने देखो सारे स्टूडेंट की असाइनमेंट चेक की, तो अभी अगर मैं 1:30 बजे तक असाइनमेंट चेक करूंगा तो 5-6 स्टूडेंट होंगे। आज मैंने सारे क्वेश्चन को डिकोड करना था, मैंने 4-5 डिकोड किए, क्योंकि 1:30 बजे का टाइम हो गया। तो स्कूल ऑफ थॉट कल कर लेंगे, परसों हमें अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, और उसके चौथे दिन हम क्या करेंगे, फिर असाइनमेंट देंगे, उसको चेक करेंगे, और उसके बाद मैं इतवार की छुट्टी करूंगा, फिर मंडे के दिन फिर से क्लास होगी। तो वही चीज़ हो जाएगी जो ट्रेडिशनल एकेडमी में चल रहा है। ये बात सही है, अभी मुझे मौका मिल जाएगा पढ़ने का, वैसे तो मैं 3-4 बजे तक आप लोगों के साथ होता हूँ, अभी अपनी पढ़ाई सही होगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है सर? तो क्लास की जो फिक्स टाइमिंग है तो उसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 2 घंटे से 3 कर लेते हैं। आप कहते हैं कि 2:30 तक कर लूं? फिक्स टाइमिंग जो भी हो सर, वो हमें मंजूर है। तो आप लोग मुझे बताएं ना। देखो एक बात बताऊं, आप मुझे कहो कि आधा घंटे की क्लास लो, मैं आधा घंटे की लूंगा। आप मुझे कहो कि 4 घंटे की क्लास लो, मैं 4 घंटे की लूंगा। आप मुझे कहो 11:30 से लेकर 2:30 तक लो, मैं लूंगा। मुझे कोई, देखो एक बात बताऊं, मैं अगर आपको कहूँ ना, एक्स्ट्रा पोटेंशियल सारे टीचर्स होते हैं, लाइन इवोल्यूशन करते हैं, इफेक्टिव नहीं होते। अभी आज सर मेरे साथ मिले थे, वो सिर्फ असाइनमेंट चेक करके उसको वाइज करके बस खत्म कर देते हैं। मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड द सेकंड थिंग, जो मेरे ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या ताल्लुक है कि उसको मैं रात को क्लास में बैठाऊं? वो आराम से ऑन कैंपस चेकिंग कर लेते हैं, चले जाए, एंजॉय करे। लेकिन अगर मैं करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ आउटपुट चाहिए ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को जो भी आप लोग कहेंगे वो मुझे मंजूर है, टेंशन नहीं है, नो इशू। आप कहे सुबह 4 तक क्लास लेते हैं, दिस इज माई पैशन, आई एंजॉय इट रियली, मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मुझे इशू नहीं है। मसला ये होगा कि फिर मुझे ये नहीं चाहिए कि आप कहो कि सर मेरे स्केड्यूल्स है, मेरे काम है, तो सर के काम नहीं होते जब आप लोगों के काम होते। सर हाँ सर, इस तरह अगर आप करें, मतलब जो चीज़ें अप्रोचेज है जो ज़्यादातर स्टूडेंट को ज़रूरत है, मतलब कुछ स्टूडेंट तो इस तरह है जो आपके सुपर पेज में, उन्होंने तो ऑलरेडी मतलब ये चीज़ें कवर की है। अब ये जो डेटा होता है, कुछ डेटा आप मतलब हमें डायमेंशन बता देते हो कि मतलब यहाँ से कलेक्ट करो, जिस तरह कल आपने बता दिया, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी थी, टेररिज्म था और टूरिज्म था, सही। इसकी आपने हमें अलग अलग स्पेसिफिक डायमेंशन बता दे कि ये कवर करो, इस पर फिर जिस तरह की क्वेश्चन आएगी तो आप लोग मतलब उसके सॉल्व करने के लिए एबल होंगे। तो अभी एक ये वाला चीज़, मतलब जिस तरह डायमेंशन है, और एक अप्रोचेस, और 1-2 क्वेश्चन मतलब डाइसेक्ट करने का मेथड, ये अगर स्टार्ट में हो जाए, फिर उसके बाद मतलब जो बंदा, जब आप दूसरों की मतलब वो चेक करते हो, दूसरों की असाइनमेंट वगैरह चेक करते हो, जो बंदा इंतजार करे वो इंतजार करे, और जो लीव करता है वो लीव करेगा। मतलब जो चीज़ देखो कल की क्लास में जब मैंने समझो ना, कल की क्लास असाइनमेंट वाली थी, आज की क्लास लेक्चर डिलीवर करने वाली थी। जिस दिन क्लास में असाइनमेंट चेक होते हैं, मैं असाइनमेंट सारे चेक करके क्लास लीव करता हूँ, जिस तरह कल 3-4 बजे सारों ने फिर लीव कर दिया। अभी आज मैंने आप लोगों को नॉलेज देना था, आप लोगों के लिए मैंने 2-3 सेशन रखे थे कि मैं स्कूल ऑफ थॉट समझाऊंगा, मैं आपको गवर्नेंस समझाऊंगा, मैं अनएम्प्लॉयमेंट समझाऊंगा, एक असाइनमेंट दूंगा, मैं ये सारे क्वेश्चन डिकोड करके दूंगा। तो मैंने तो 3-4 क्वेश्चन डिकोड करके दिए। अभी ये जो बकाया 16 क्वेश्चंस है वो आप लोग खुद डिकोड करेंगे, बेशक गलत ही डिकोड हो। हाँ, अभी आप इस तरह की बात कर रहे हो कि मतलब कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं ये समझा रहा था, ये समझ, इस तरह तो भी फिर हमारा भी मतलब माइंड बन जाता है कि यार ये तो हमने बहुत गलत कर दिया, कि मतलब सर को बता दिया गया
क्लास को थोड़ा सा कम कर दे। कोई गलत नहीं है, देखो आराम से एंजॉय करो, लाइफ टेंशन ना लो, चाय पी लो, रिलैक्स होकर पढ़ना शुरू करो। हाँ हाँ सर, जो नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए वही टाइम रखें जो लेना चाहते हैं। लाइक मैं विलिंग हूँ तो मुझे सिंपल एक बात है, सिंपल, कल से जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ ये क्लास उनके लिए होगा, ऑन कैंपस वाले यहाँ अलाउ नहीं होंगे। सिंपल, मैं ये कर सकता हूँ। सर तो फिर तो आप मुझे कह रहे हो सर, वहाँ पर तो आप इतना टाइम नहीं दे रहे हो, वहाँ पर तो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, आपको क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे तो ऑन कैंपस ये सायरा बेग भी है, यहाँ पे तो ऑन कैंपस तिमूर भी है, यहाँ पे तो ऑन कैंपस बाज मोहम्मद भी है, यहाँ पे तो ऑन कैंपस। सर वैसे टीचर तो आप है ना, तो आप अपने हिसाब से बताएं ना जो करना है। तो एक बात बताऊं, मैं तो अपने हिसाब से एक बात बताऊं, अपने हिसाब से अगर मैं बात करूं ना, तो आज के सेशन में जो मेरा एजेंडा है वो जब तक कंप्लीट ना हो बेशक सुबह हो जाए, मेरा हिसाब तो ये है। फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर अभी वो एजेंडा आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। सर जी आप सारा कुछ चेंज कर रहे हैं, हमें तो भी तैयारी की जरूरत है ना। हो सकता है वो सुपर बैच में हो, हम लोग तो नहीं है फिलहाल। नहीं वो सुपर बैच की बात नहीं है ना। देखो एक बात बताऊं, सुपर वाले आप लोग से ज्यादा पढ़ रहे हैं, ये बात माइंड में रखो। सुपर बैच वाले ये नहीं समझते कि वो सुपर बैच में है, वो 10-11 घंटे और भी पढ़ते हैं। हमें तो इतना आइडिया नहीं है ना सर, हमें तो इतना आइडिया नहीं है, हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो हमें फील होता है। बाकी अल्टीमेट अथॉरिटी भी आप ही है सर, और आपको हमसे ज्यादा पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, तो आप वो करें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो, हमें मंजूर है। आप लोगों के लिए ये बेस्ट है कि आप रोजाना एक असाइनमेंट करें, जो स्कूल ऑफ थॉट्स मैं समझाता हूँ रोजाना करें। फॉर एग्जाम्पल अभी 1:30 हो गया, मेरा तो टाइम पूरा हो गया, मैं भी क्लास लीव करूंगा, ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट मैंने नहीं पढ़ाया, नुकसान किसका हुआ, मुझे तो इशू नहीं है ना। अगर मैं वो वाला टीचर होता कि मैं सिर्फ टाइमिंग वाला टीचर होता तो मैं सिर्फ 2-3 महीने आप लोगों को समझाता। मैं वो वाला टीचर हूँ जो 3-4 महीने में पूरा कोर्स करवाता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं 3-4 महीने वैसे पढ़ाऊँ तो 3-4 महीने में तो मैं पूरे मतलब टाइम भी ले सकता हूँ। टाइम लेना नहीं होता, कोर्स कवर करना होता है। आप मेरे साथ आते हैं, मैं आपको कहता हूँ स्टार्ट डेट ले लो सब्जेक्ट का, 15-20 दिन बाद सब्जेक्ट कवर करके मुझे दो, तो ये तो नहीं होता। मैं तो अब ये भी कह सकता हूँ बस आपने एनरोलमेंट किया, बस आप पढ़ो जितना पढ़ सकते हैं। सर मौलम आज मुझे क्या कह रहा था, यही कि स्टूडेंट पढ़ेगा मुझे भेजेगा, मैं उनको क्यों कहूँ कि आपने ये करना है वो करना है, वो छोटा बच्चा थोड़ी है। तो इस तरह सारे टीचर कहते हैं, यहाँ पे तो टीचर दूसरे सही मुंह से आप सलाम भी नहीं देते, CSS के टीचर जो होते हैं। लेकिन ये बात मैंने खुद फील किया है, मैं खुद इन सारे फेजेस से चैलेंजेस से गुजर चुका हूँ। मैं 20-25 दिन तक जाता था वहाँ पे, नोवा में एवोल्यूशन करके मुझे गुड मिलता था। जब मुझे अच्छा मेंटोर मिला, उसको मैंने वो सारी चीजें चेक करने के बाद वो कहते आपको इतना नहीं आता, मेरे 20 दिन ज़ाया हो गए, मुझे एक तीसरे स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा था, और मैं नहीं चाहता आप लोग उन चीज़ों को फेस करें। फिर अगर आप कहते हैं मैं एक प्रोफेशनल टीचर बनूं, तो कल से मैं प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट करूंगा, और कल ही से आप लोगों को सिर्फ एक प्रोफेशनल टीचर नजर आएगा। नो सर, बस आपको बस सर जी इस तरह सोच नहीं है सर, आप गुस्सा ना करें सर ना, हम तो बच्चे, हमें इतना नहीं पता ना, आपसे ही सीखेंगे सर, जो हमारे लिए बेस्ट हो आप वो करें। चाहे देखो एक बात बताऊं, अभी मैं आया हूँ, मैं बाहर गया था, मैंने सिर्फ चाय पी ली, मैंने आधा घंटा ब्रेक लिया, उसमें भी 1-2 स्टूडेंट के साथ चेक किया, अभी मैंने डिनर नहीं लिया विद ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन फिर भी मैं आराम से, मैं क्या करूंगा, मैं ये भी कह सकता हूँ मैं डिनर करूंगा, चाय पीऊंगा, आराम से मैं क्लास लूंगा, या मैं क्लास आज नहीं लेता। आप लोगों का फायदा इसमें है और होगा भी, क्योंकि एक बात बताऊं, ये भी मैं कर सकता हूँ ना कि कल मैंने 4 बजे तक मैंने असाइनमेंट चेक किए। क्या मैं इस तरह नहीं कर सकता? फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताऊं, एक असाइनमेंट आप लोगों को मैं चेक करके दे रहा हूँ, आप लोग खुद सोचो, इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें, आप लोग छोटे बच्चे नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, ठीक है, किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं अभी ओपन करके वो कर रहा हूँ, ये सुपर बैच का टेस्ट है, एक मिनट, किस यहाँ पे क्वेश्चन पड़ा होगा, विलायत है क्लास आज विलायत नहीं है ना, इसलिए मेरी हमारी तबीयत है इतनी ठीक नहीं है। विलायत का क्वेश्चन मैं चेक करता हूँ, समझो बात। देखो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ NSP एंड फॉरेन, अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ ना, ये आप लोगों ने नो में चेक भी किया होगा।
ना अंडरस्टैंडिंग, ना सब्जेक्ट, ना आर्गुमेंट, ना डिमांड। यहाँ पे मैं गुड भी लिख लूंगा क्योंकि स्टूडेंट खुश हो जाए, और मैं एंड पे ये भी लिखूंगा कि 11/20 बस। अभी ये चेकिंग तो कल मैं करता 1 बजे तक खत्म करता। अगर मैं कहूँ कि ये क्रिटिकल एनालिसिस है, ये एनएसपी है, ये एफपी है, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, इनके ये शिफ्ट कैसे हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस क्या है, एस्टिमेटेज ये देना है, तो फिर तो टाइम लगेगा। अभी आप लोगों का इतना टाइम कीमती है तो आराम से मैं इस तरह करूंगा जो आप लोग कहेंगे। सर एक बात मैं कहूं। ओके सर, बस हम माजरत खा है, आप हम वही करें जो हमारे लिए बेस्ट हो। जितना टाइम रहेंगे सुबह तक हम रेडी है सर, बस हमें अंदाजा हो। एक अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, मेरे लिए तो इशारा काफी हो। आज क्या कह रही थी आप कहना? सर मुझे फील हो रहा है कि प्रॉब्लम 3-4 घंटे की क्लास से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि रात को मतलब नींद का प्रॉब्लम है कि वो लेंथी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। या आप टाइमिंग दिन की बेशक अगर एडजस्ट होती है बाकियों से, तो मुझे तो यही लग रहा है कि प्रॉब्लम टाइमिंग का ही प्रॉब्लम है, बाकी 3-4 मैंने एक बात बताऊं कहना, मैं 11 बजे रात को क्लास लेता था, ठीक है, 11 बजे मैं रात को क्लास लेता था। पहले मैंने सुबह 11 को क्लास शुरू की, और मैंने 11 से लेकर सुबह 11 की क्लास में मैंने 4 दिन अपने रूटीन को चेंज करने में लगाए। और 11 बजे जब मैंने 2 क्लासेस ली तो कुछ जॉबियंस थे, कुछ स्कूल वाले थे, तो फिर मैं क्या करूं उनका। मैं आप लोग एक बात बताऊं, मैं एक टीचर हूं, मैं अभी भी अगर आपको कहूँ ना कि 9 बजे भी क्लास आपने लेना है, मैं अगर आपको कहूँ 12 बजे भी लेना है, लेकिन मैं वो टीचर हूं नहीं ना। मैंने अगर उस तरह सही बात बता रही, मैं कहता 11:30 से 2:30 बजे क्लास है, बात खत्म। और आप लोग इस तरह मेरे साथ कोऑपरेट, मतलब इस तरह आप बात भी नहीं करना करते कि हाँ सर ये करो वो करो, बस मैं कहता जो मैं कहूँगा वो करो। चूंकि मैं स्टूडेंट सेंट्रिक हूँ, तो स्टूडेंट सेंट्रिक टीचर होता है इस तरह है जो अभी मैं समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट सेंट्रिक ना होता, मैं जस्ट एक टाइम पास करता विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप लोग फिर मुझे देखते कि किस तरह है। मैं सिर्फ एक बात यही है कि मैं स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रख रहा हूँ। स्टूडेंट सेंट्रिक इसलिए रख रहा हूँ, आप लोगों के आंखों में, आप लोगों के माइंड में ख्वाब है, आपके घर वाले आपके लिए कुछ एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, और आप लोगों की वो एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग 200% मेहनत करो, फिर ऊपर से जो होगा वही होगा। वो एक्सपेक्टेशन जो है वो डिस्टर्ब ना करो। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सीरियस नहीं होते, मैं इनको एकेडमी से बाहर क्यों निकालता हूँ? बिकॉज आप लोगों का एक मकसद होता है, उस मकसद के लिए आप आए हो तो वो मकसद अचीव करो। ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप आए यहाँ पे हो और आप वहाँ पे मरकज में 2 घंटे घूम रहे, आप यहाँ पे इधर उधर घूम रहे। अपने सीरियस वे में तैयारी करो, सीरियस वे में हो के CSS करो, ठीक है, हो गया, नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ काम तो करो ना। अभी आप लोग को मैंने आज असाइनमेंट नहीं दिया है, आप लोग को मैंने स्कूल ऑफ थॉट नहीं पढ़ा है, आप लोग तो इतने परेशान नहीं होंगे, लेकिन मैं ज्यादा हूँ। नहीं सर, स्टूडेंट्स तो ओपनली डिस्कस कर रहे हैं कि एक